जॉब छोड़ दिया आपने? जॉब छोड़ने का प्लान मेरा पहले से था। एटलीस्ट फ्रेशर्स के लिए जब तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हो तो उनको कोडिंग स्किल्स तुम्हारी बहुत चाहिए होती है। लोग थे जिनको मैं जानता था फेसबुक में ही, जो लंदन से इंडिया आ गए थे और इंडिया में ज्वाइन कर लिया और लंदन में सबैटिकल पे हैं, पैसा मिल रहा है वहां से 100% सैलरी आ रही है और यहाँ भी कर रहे हैं। पर इंडिया न्यूज चैनल वाले तो निकाल देते हैं 2 करोड़ का पैकेज लगा हुआ है इसका। गूगल पे देख रहा था तो किसी ने लिखा था 2 करोड़ का पैकेज मिल गया गूगल में। बट वो कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये सब चीजें। इंडिया का जो वर्क कल्चर है हाँ। और जो बाहर कंट्रीज का वर्क कल्चर है, डिफरेंसेस क्या रहता है, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? इंडिया में तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक पर्टिकुलर रोल से। बाहर कैसे सरकारी जॉब जैसे TCS की? इंडिया में ही देखो तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज बोलती हैं कि हम 45 आवर्स वर्क कराते हैं 9 to 5, लेकिन अगर जेन्युइनली देखोगे तो बंदा 9 बजे लॉग इन करके वही 6, 7, 8, 9 बजे तक लॉग आउट करता है। तो वो ऑन द पेपर तो है वो 45 आवर्स, लेकिन वो ट्रांसलेट जब ग्राउंड पे जाते हो तो वो ज़्यादा होता है। तो ये वैसे रीजन है कि इंडिया में कंपनी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे लोग काम ज्यादा करते हैं? नहीं, मतलब ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी रीजन मैं नहीं बोलूँगा। क्या प्राइमरी रीजन है? आई थिंक टैलेंट पूल, रिसोर्सेज, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑफ लेबर। जैसे नेदरलैंड्स में एक लॉ है, लेबर लॉ, कि तुम किसी को फायर नहीं कर सकते। अगर तुमको फायर करना है तो गवर्नमेंट को तुमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यू कैन नॉट फायर समवन बेस्ड ऑन एथनिसिटी, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन सेक्स, बेस्ड ऑन सेक्स ओरिएंटेशन, व्हाटएवर जो भी है, इसके बेस पे फायर नहीं कर सकते। हमने पैसे की बात की तो मैं जानूं एक चीज बताओ मुझे, पैसा आने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आ जाते हैं? मतलब जब हमने जॉब छोड़ी थी घर वालों के रिएक्शंस क्या थे कि भाई क्यों छोड़ रहा है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है? घर वालों को मैं कुछ बताते नहीं। घर वालों को मेरे आज तक ये भी नहीं पता कि ये कितना कमाता है, इसकी सैलरी क्या है। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? यार बहुत हैवी क्वेश्चन है। जैसे किसी को पैसा चाहिए सक्सेस के फॉर्म में, किसी को किडनी स्टोन हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सक्सेस होगी कि मैं कैसे बस अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लूँ। ये बात हमेशा याद रखो। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तुमसे बुरे की जॉब लगी और फ्यूचर में तुमसे बुरों की लगेगी, तो इतनी मतलब स्ट्रेस का कोई फायदा है नहीं। हाय अजय, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है? बैंगलोर में अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ बैंगलोर वेदर का। बाकी सब ठीक है। तो अजय के बारे में आप मतलब जनता जानना चाहते हैं अजय कौन है, कैसे स्टार्ट किया? तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया और फिलहाल बैंगलोर में क्या कर रहे हो? तो मुझे अराउंड इंडस्ट्री में 8 साल के आसपास हो चुके हैं। मैं NIT इलाहाबाद से ग्रेजुएट हूँ। मैंने IT से ग्रेजुएट किया था। उसके बाद मैंने अपना करियर जो था वो सैमसंग से स्टार्ट किया था एज अ बैकएंड इंजीनियर। फिर सैमसंग में मैंने कुछ टाइम बिताया, 2-2.5 साल के आसपास। उसके बाद मैंने स्विगी में मूव किया। स्विगी में कुछ अराउंड 1.5-2 साल के आसपास काम किया था बैकएंड इंजीनियर। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था SD1 और कुछ 5-6 महीने में उन्होंने मेरे को प्रमोट कर दिया SD2 में, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी थी, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट जो बिल्ड किए थे वो बेटर थे। उसके बाद फिर मैं फेसबुक मूव हुआ। वहाँ मैंने कुछ टाइम काम किया। फिर कुछ फैमिली की प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को वापस आना पड़ा इंडिया में। फेसबुक जो था मेरा वो नेदरलैंड्स में था। फिर मैं इंडिया वापस आया। इंडिया में मैंने 1-2 महीने अमेजोन में काम किया। उसके बाद मैं फिर से बुकिंग में चला गया। बुकिंग में मैंने कुछ अराउंड 3 साल के आसपास काम किया अभी। और अभी जब मैं बुकिंग में था तो कुछ अराउंड 1 साल पहले मैंने अपना एक आइडिया सोचा था। हम लोग, मैं, एक दोस्त और है, हम लोग 3 लोगों ने मिलकर एक आइडिया सोचा था। तो हम लोग उस आइडिया पे काम कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, जो हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया था। 5-6 महीने से के आसपास हो चुके हैं। और उसी के चक्कर में मैं इंडिया वापस आया। जॉब छोड़ दिया आपने? जॉब छोड़ने का प्लान मेरा पहले से था। मतलब मेरे को थोड़ा सा अपना मतलब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट फिलॉसफी और स्पेसिफिकली हिंदुइज्म बोलूँ, बुद्धिज्म बोलूँ, इधर मेरा थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरे को थोड़ा सा उधर साइड क्या बोलते हैं, चीज़ों के बारे में जानना था, पढ़ना था, चीज़ें सीखनी थी। तो उस वजह से मैं चाह रहा था कि 1-2 महीने 3 महीने गैप लेके थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह पढ़ूंगा। मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी बुक्स वगैरह पढ़ना, लेकिन फिर बस इसी वजह से कि थोड़ा सा समय अपने आप को मिल जाए। क्योंकि एक बात तो सबको पता है, IT में काम करते हुए दिमाग को चैन नहीं मिलता यार, टेंशन हमेशा रहती है। तो बस इसी वजह से छोड़ दिए। देखते हैं। अभी प्लान है फ्यूचर में कि दोबारा से रिस्टार्ट करने का? मतलब
कह सकते हो कि जैसे मेरे को जब फील होगा कि यार देखो इतना एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में मेरे को लगता है कि 2-4 महीने का गैप तो मतलब कोई भी समझ जाता है, अगर लेना है गैप मेरे को तो उसके बाद में जॉब आसानी से मिल जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आगे Booking.com में गए थे, हाँ। तब इंडिया से गए थे, उससे पहले आप Amazon में काम कर रहे थे। हाँ, इंडिया से गया था। पहले तो एक चीज बताओ यार, तुमने इतनी सारी कंपनियों में काम कैसे किया? स्टार्टिंग सैमसंग से, फिर स्विगी में गए हो आप, हाँ। फिर मेटा, फिर उसके बाद Amazon, फिर उसके बाद Booking.com। पहले तो सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हम लोगों के ड्रीम्स रहते हैं कि कैसे जाना है। आपने एक एक करके सारी कंपनी निकाली और छोड़ भी दी है। मतलब मेटा नीदरलैंड से छोड़ के इंडिया में आए, फिर आपने Amazon ज्वाइन किया, तो कैसे कैसे स्टार्ट किया? क्या थॉट प्रोसेस रहती है उस समय? यार सही बताऊं, आई थिंक इसका एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई फील, मेरा जो कॉलेज में सर्कल था उसमें हम लोग कोडिंग बहुत ज़्यादा करते थे। तो मतलब मेरे को क्रिकेट खेलना भी पसंद है, तो अपार्ट फ्रॉम कोडिंग मैं क्रिकेट खेलता था, कभी कभी बाहर एक्टिविटीज कर ली, लेकिन मोस्टली हम लोग कॉलेज में कोडिंग करते थे। तो उससे ओवर द टाइम 3-4 साल कोडिंग करने से हुआ क्या कि हम लोगों की जो कोडिंग स्किल्स थी ना वो इम्प्रूव हो गई बहुत। हाँ। तो उस टाइम पे जैसे कोड शेफ होता था, स्पॉज होता था, कोड फोर्सेस हुआ करता था, लीड कोड पे अगर मेरा पहला सबमिशन देखोगे तो वो अराउंड 2015 के आसपास पहला सबमिशन है। उस टाइम पे लीड कोड सही से एवेल्युएट भी नहीं करता, स्टार्टिंग में ही। हाँ। 2014 के आसपास आया था, मैंने 2015 में पहली बार अकाउंट बनाया था। हाँ। उस टाइम पे एक इंटरव्यू बिट करके हुआ करता है। हाँ। जो अभी स्केलर करके चेंज हो चुका है। तो इन सब पे कोडिंग करते रहते थे, सब पे 5 मतलब अराउंड 100-150 क्वेश्चन सब पे सॉल्व कर लिए। हाँ। तो उससे हुआ क्या कि लॉजिक बिल्डिंग हम लोगों की इम्प्रूव हो गई, कोड जो हम सोच रहे हैं उसको ट्रांसलेट करना कोड में वो आसान हो गया हम लोगों के लिए। तो एटलीस्ट फ्रेशर्स के लिए जब तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हो तो उनको कोडिंग स्किल्स तुम्हारी बहुत चाहिए होती है। मतलब वो तुम्हें क्योंकि तुम्हें डिजाइन आता नहीं, मतलब सिस्टम डिजाइन कैसे इवेल्युएट करेंगे जब तुमने किसी चीज पे काम किया नहीं है। तो जो एकमात्र चीज होती है जिसपे वो अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं वो है DSA प्लस जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डेटाबेस हो गया, OS हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और भी जो सब्जेक्ट हुआ करते थे उनके बेसिस पे ही जज करते थे। तो मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि हमारी कोडिंग अच्छी होने की वजह से बाकी सब चीजें फॉलो करती थी। हाँ। तो जैसे सैमसंग में मेरे को याद है कि जो एंट्री लेवल टेस्ट हुआ करता था वो 3 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता था। हाँ। तो मतलब आप समझ सकते हो कि उसका लेवल अच्छा खासा रहता था। तो जब देने गया तो वो क्वेश्चन बन गया। हाँ। तो क्वेश्चन बन गया तो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया। फिर इंटरव्यू में 3-4 इंटरव्यू राउंड्स हुए। हाँ। इंटरव्यू राउंड में वही DSA, लिंक लिस्ट क्या होता है, हाँ। एरेज में छोटे मोटे क्वेश्चन, और उसके बाद में क्या बोलते हैं OS नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे। इतना पता था तो उन्होंने सिलेक्शन मतलब वहाँ पे होना हो गया, आसान था। हाँ। फिर जब स्विगी में मतलब मैं आई थिंक मैंने 2-2.5 साल काम किया सैमसंग में, फिर मुझे लगा थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है कि कुछ मतलब और नई चीजें नहीं आ रही। हाँ, नई चीजें सीखनी चाहिए। तो मतलब उस टाइम पे था स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जब सैमसंग में मैं काम करता था तो मैं मोबाइल में काम करता था। तो अब मेरे को था कि थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन में काम करना है, जैसे वेब में हो गया, वेब का बैकएंड कैसे हैंडल करते हैं, या फिर मिलियन यूजर्स का लेट्स से कि कैसे मिलियन यूजर्स के लिए सिस्टम डेवलप करते हैं, फेसबुक की ये सब चीज़ें कैसे स्केल करती हैं रियल वर्ल्ड में। तो वो जब वो डिसाइड किए कि हाँ कौन कौन सी कंपनीज में जा सकते हैं, हाँ। कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज बनाई, फिर एक अपना मतलब खुद का एक रोड मैप बनाया कि भाई मैं अपने आप को 2-3 महीने देता हूँ, ये चीज़ें मुझे सीखनी है, ये चीज़ें सीख लूँगा, उसके बाद इंटरव्यूज देना स्टार्ट करेंगे। तो वही फिर अराउंड 1-1.5 महीने बाद कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया कि हाँ मतलब कोडिंग तो पहले से ठीक थी, तो बस वो प्रैक्टिस करी जैसी तो वो हाथ बैठ गया। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा वो सिस्टम डिज़ाइन अपने दोस्तों के साथ मिलके मैंने मॉक इंटरव्यूज वगैरह किए। तो कोइंसिडेंटली स्विगी की उस टाइम पे ड्राइव चल रही थी। हाँ। तो उनका था कि सेम डे ऑफर रोल आउट कर देंगे अगर कैंडिडेट अच्छा होगा। तो उन्होंने एक आई थिंक ऑनलाइन हैकर रैंक राउंड दिया था। तो वो मेरे 4 क्वेश्चन थे, चारों मेरे हो गए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने अगले ही दिन इंटरव्यू कराया। आई थिंक 4 इंटरव्यू के आसपास हुए थे। तो दो कोडिंग के राउंड थे, एक सिस्टम डिजाइन और एक हायरिंग मैनेजर, और ये SD1 के लिए था उस टाइम पे।
तो मेरी कोडिंग की परफॉर्मेंस बेटर थी क्योंकि क्या बोलते, दोनों मेरे कोडिंग के क्वेश्चन हो गए थे दोनों राउंड में। सिस्टम डिजाइन भी अच्छा हो गया था, प्लस मैं नोटिस पीरियड पे था और लास्ट के 2-3 दिन बचे थे। मेरे पास और भी ऑफर थे, तो उनको पता था कि कैंडिडेट जो है स्ट्रांग है, प्लस ये 2-3 दिन में ज्वाइन भी कर लेगा, तो उन्होंने तुरंत की तुरंत ऑफर रोल आउट कर दिया और 2-3 दिन में मैंने ज्वाइन कर लिया उन्होंने। फिर वही सेम क्या बोलते सेम सिचुएशन स्विगी में भी होने लगी कि वहां पे भी सेम सीन बनने लगा कि यार मेरे को कुछ और करना है। तो फिर मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तब तक लीड कोड बहुत बड़ा हो चुका था यार। लीड कोड पे मैंने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने स्टार्ट किए। तो उस टाइम पे फिर से पता चला कि शायद फेसबुक अभी एग्रेसिवली हायर करने वाला है। तो मैंने बोला एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने अप्लाई किया। वो इंडिया के लिए हायर नहीं करते, और इंडिया के लिए नहीं करते। ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगा शायद ये इंडिया के लिए अगर हायर करें तो इंडिया के लिए कर लेंगे। तो जब उन्होंने पता चला कि वो इंडिया के लिए, मैंने अप्लाई किया था फिर लंदन के लिए, इंडिया के लिए नहीं कर रहे थे वो। तो मैंने घर वालों को तो खैर मतलब बस इतना बताया था कि मैं बाहर भी अप्लाई कर रहा हूँ, इनकेस अगर हो गए तो मैं चला जाऊंगा बाहर 1-2 साल, जितना भी टाइम के लिए जाऊंगा। तो घर वाले भी थोड़ा सा होता है ना कि भाई कौन क्यों जा रहा है, अकेले जा रहा है, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, ये वो जो भी सीन है। तो अप्लाई किया। तो उस टाइम पे मेरे पास booking.com में भी मेरा हो गया था उस टाइम पे भी। ऑफर आ गया था। और फेसबुक में भी मेरा हो गया था। तो दोनों ने नीदरलैंड के लिए। तो सीन ऐसा हुआ था कि मेरा फेसबुक के 4-5 राउंड हुए थे, 5 राउंड क्लियर हो गए थे। रिजल्ट वो नहीं बता रहे थे। तो बुकिंग का ऑफर मेरे पास पहले आ गया। तो बुकिंग ने मेरे को नेदरलैंड, क्योंकि बुकिंग का जो HQ है वो नेदरलैंड्स में है, तो उन्होंने मेरे को नेदरलैंड्स के लिए बुलाया। तो मेरा जो वीजा प्रोसेस था वो बुकिंग ने करवा दिया था। तो मैंने बुकिंग ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन कर लिया 3 दिन बाद ये मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब कंफर्मेशन आ गया है। मतलब मेरी जो रिक्रूटर थी फेसबुक वाली, वो बोलती है कि कंफर्मेशन आ गया, अब तुम लंदन आ जाओ। मेरा पहला क्वेश्चन था भाई कि यार मैं अभी 2 दिन पहले तो इधर आया हूँ, अब मैं यहाँ से फिर कैसे जाऊँ लंदन। सही बात है। तो उसने बोला कि ठीक है तुम्हारा ऑफर कंफर्म्ड है, मैं एक काम करती हूँ तुम्हारे हायरिंग मैनेजर से बात करके देखती हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी लोकेशन पे हो, तो क्या इधर ही तुम्हारा ऑफिस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही उसने 2-4 दिन लिए और हायरिंग मैनेजर बोला ठीक है मैं इसके साथ उधर ही काम कर लूंगा। तो मेरा जो ऑफिस था वो उन्होंने नेदरलैंड्स ही शिफ्ट कर दिया। क्योंकि नेदरलैंड्स में कुछ अराउंड छोटा सा ही ऑफिस था जिसमें 15-20-50 लोग, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही मेरे जैसे सिचुएशन वाले लोग थे कि जिनका हो गया है, जिनको मूव नहीं करना, तो नीदरलैंड्स ही कर लो काम भाई। फिर वहां से घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, घर में कुछ इश्यूज थे, तो मेरे को वापस आना पड़ा। उस टाइम पे मेरा जो मैनेजर था वो मेरे को ऑप्शन दे रहा था कि तुम एक काम कर सकते हो, छोड़ के मत जाओ, तुम 1 साल का सबैटिकल ले लो। बोल दो कि तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुमको सपोर्ट चाहिए है, तो कंपनी जो है 100% पे करेगी, तुमको छोड़ने की जरूरत नहीं है 1 साल तक, और तुम्हारी 100% सैलरी आती रहेगी। उसके बाद भी तुम्हें लगता है तो तब छोड़ देना। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली मेरे एथिक्स ऐसे थे नहीं कि मैं वो सारी चीजें करूँ। मैंने देखा है जबकि लोगों को ये वाली चीज, ये पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है। कुछ लोग थे जिनको मैं जानता था फेसबुक में ही, जो लंदन से इंडिया आ गए थे और इंडिया में ज्वाइन कर लिया, और लंदन में सबैटिकल पे है, पैसा मिल रहा है वहां से 100% सैलरी आ रही है, और यहाँ भी कर रहे हैं डबल पैसा। तो जो भी सीन था ठीक है, मैंने बोला मेरे को ये सब नहीं करना। तो मैं वापस आया, यहाँ मैंने अमेजोन ज्वाइन किया। ऑब्वियसली अमेजोन में भी सेम प्रोसेस था SD2 के लिए कि 4 राउंड होंगे, ऑनलाइन होगा। हायरिंग मैनेजर थोड़ा सा ज्यादा ग्रिल कर रहा था कि तुमने 2 महीने में फेसबुक क्यों छोड़ दिया, 3 महीने में क्यों छोड़ दिया, ये वो। उसको मैंने समझाया, तो उसने बोला कि ठीक है तुम्हारी सिचुएशन देखते हुए करेंगे हम लोग ट्राई। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद वो पलट गया। ज्वाइनिंग के अगले दिन शायद कोई सेल होती है अमेजोन की, जैसे बिग इसी की तरह होती है, तो वो सेल स्टार्ट हुई थी अमेजोन सेल। तो बोलता है कि हमारी टीम से ऑन कॉल तुम रहोगे क्योंकि तुम ही एक SD2। तो यार ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद तो ऑन कॉल नहीं बन सकता कुछ, मुझे नहीं पता कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। और जबकि मैंने तो तुमको सिचुएशन पहले एक्सप्लेन करी थी ना कि, तो ये ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने पलट दिया जो भी सीन था। तो मैंने
वहाँ पे भी 1-2 महीने काम किया। फिर आपने अमेजोन में 1-2 महीने काम किया क्या? 2-3 महीने किया। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ भी छोड़ दिया। हाँ। फिर जो भी मेरी इश्यूज चल रहे थे मैंने वो हैंडल किए। उसके बाद मैंने फिर से बुकिंग में अप्लाई किया। तो ऑब्वियसली वो लोग मतलब थोड़ा सा मेरा कैंडिडेचर था नहीं लेना चाह रहे थे कि तुमने छोड़ा है, 5-7 दिन में तुम छोड़ के चले गए थे, दोबारा हम तुम्हें हायर करेंगे, तुम्हें फिर से बुलाएंगे, तुम आओगे, हम तुम पे ट्रस्ट कैसे करें। तो उन्होंने डायरेक्टली पहले मेरी मैनेजर से बात करवाई कि छोड़ तो नहीं देगा ये, जो भी सीन है। तो एक मतलब किसी मैनेजर से उन्होंने एवेल्युएट करवाया मेरे को कि इस बंदे की सिचुएशन देखो कि जेन्युइन बंदा है या कोई स्कैम वगैरह कुछ तो नहीं है, जो भी है। तो मैनेजर से बात हुई, उसको मैंने एक्सप्लेन किया ये सिचुएशन है, तो वो लोग मान गए कि हाँ ठीक है चलो तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। तो उनका पहले वही जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर वही 3 राउंड, मतलब सारे राउंड कम नहीं किए, दोबारा ज्वाइन कर रहा है बस क्या बोलते हैं, बस ये चेक करना चाह रहे थे कि ये फिर से तो नहीं भाग जाएगा, हम बुलाएंगे यहाँ पे। तो सही बात है। जो भी सीन है तो मैं मतलब क्लियर तो वो भी हो गए। तो उसके बाद में ऑफर वगैरह दिया, फिर उन लोगों ने मेरी सिचुएशन समझी, बात की मेरे से। मेरा मैनेजर जो था, स्पेशली मेरा करंट मैनेजर था, वो काफी सपोर्टिव था। और मेरा सपोर्टिव मैनेजर बेसिकली वो भी एक इंडियन ही था। तो उसको सिचुएशन समझ में आ गई थी कि हाँ लड़का अच्छा है, इसकी सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। तो स्टार्टिंग के दिन में उसने काफी हेल्प करी, जो भी सीन था। उसके बाद फिर मेरे को कुछ वहाँ पे भी फिर वही मोनोटोनस फील होने लगा। तो अपना कुछ करने का स्टार्ट हुआ, जो भी सीन है वो ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, ये तुम आपको Booking.com में 2 करोड़ से ऊपर मिलता हो आसपास, मतलब मैं इंडिया का बोल गया, मतलब इंडिया के बॉडी। हाँ मतलब इसी के अराउंड रहता है। एक्चुअली मैंने कभी ट्रांसलेट किया ही नहीं, क्योंकि वहाँ की करेंसी में अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, वहाँ की करेंसी में स्पेंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ की करेंसी से। पर इंडियन न्यूज चैनल वाले तो निकाल देते हैं 2 करोड़ का पैकेज लगा हुआ है उसका। तो हाँ ये तो मैंने देखा है, लेकिन न्यूज मैं आज ही गूगल पे देख रहा था, तो किसी ने लिखा था 2 करोड़ का पैकेज मिल गया गूगल में। बट वो कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये सब चीजें कभी फील हुआ आपको ऐसे, मतलब ये पैकेज तो अच्छा मिला, बाहर भी मिल गया और इंडिया में नहीं हुआ? अरे नहीं यार, मेरा पैसे से रिलेशनशिप थोड़ा सा डिफरेंट रहा है एटलीस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मेरी फैमिली जो है मिडिल क्लास फैमिली है। हम लोगों ने मतलब डिफरेंट सिचुएशंस देखी हैं। तो और उन सबको मैंने देखा कि मेरी फैमिली कैसे हैंडल कर रही है। तो उस सिचुएशन में हुआ क्या ना कि मेरी जो रिलेशनशिप थी ना पैसे को लेके, वो ओवर द टाइम डिफरेंट होती चली गई कि मैं उतना पैसे को ज्यादा वैल्यू नहीं देता। बस इसीलिए शायद मैं जल्दी जॉब छोड़ भी देता हूँ। यूजुअली लोग नहीं छोड़ते। नो हर कोई करना नहीं चाहता भाई, कोई मतलब इतना और वो भी बाहर, कोई इंडिया आना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं मुझे इंडिया से बाहर जाना है, और आप इंडिया मतलब बाहर से इंडिया आ रहे हो, तो लोग कहते हैं नहीं यार मुझे कम से कम 10-15 साल रहना है वहाँ पे, तब जाके इंडिया में सेटल हो सकता हूँ। नहीं तो लोग मोस्टली अगर पहुंच जाते हैं ना, तो फिर आने का उनका मन नहीं लगता। वो भी नीदरलैंड जैसी जगह है, कौन नहीं छोड़ना चाहेगा। लाइफ तो वहाँ पे अच्छी थी, मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम परफेक्ट सब कुछ चल रहा है। जितना तुम एक आइडियल वर्ल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सब कुछ था। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तुम्हारे पास क्या बोलते हैं चीज़ें करने को हैं, अच्छी जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है वगैरह वगैरह। तो इतनी कोई प्रॉब्लम थी नहीं वहाँ पे। प्लस कम्युनिटी भी बहुत बड़ी थी वहाँ पे इंडियंस की। तो क्या इशू था, क्यों छोड़ा? क्या ऐसा क्या लग रहा था कि नहीं यार मुझे छोड़ना है, मुझे इंडिया जाना है? क्योंकि लोग आना नहीं चाहते ना यार। वो आई थिंक मेरा पर्सनल है, उसका मतलब लोकेशन से कोई रिलेशन नहीं है। मेरा ऐसा था जब मैं गया भी था कि मैं 2-3 साल काम करूंगा और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तो वहां पे मेरे को 2.5-3 साल के आसपास ऑलरेडी हो चुका था। तो प्लस ऐसा था कि मैं कुछ अपना भी कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि जो कंप्लायंसेस वाले कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे कि तुम कंपनी इंडिया में रजिस्टर करते हो लेकिन तुम इंडिया में प्रेजेंट नहीं हो, तो उसकी वजह से वो सारी चीजें करने के लिए प्लस मेरा आने का वापस प्लान पहले से ही था। तो ठीक है दोनों चीजों को एक साथ क्लब कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। वही बस यही रीजन था और कुछ। अभी स्टार्ट करोगे इंडिया में? अभी थोड़े बहुत टाइम चिल करूंगा, उसके बाद इंडिया में। अभी बाहर जाने का कोई सीन है, दोबारा से जाना है या नहीं? नहीं, अभी अब इंडिया में सेटल हो। थोड़े टाइम इंडिया में ही देखते हैं, थोड़े टाइम अनलेस इंडिया की ही सिचुएशन ऐसा ना हो जाए कि भाई इंडिया नहीं भगा दिए, जाना बाहर जॉब कर, यहाँ पे क्यों की जॉब खा रहा है।
बढ़िया, बट एक चीज तो माननी पड़ेगी, मतलब आपने कंपनियों के इंटरव्यूज निकाल भी लिए, मतलब आपको ऐसा टाइम भी लग गया, 6 मंथ लग गए या फिर किसी को 4 मंथ लग गया, आपने मतलब एक जॉब छूटी नहीं, दूसरी आपको जॉब मिल गई, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको ये सारी अचीवमेंट हो रही थी, मतलब कहाँ कोडिंग अच्छी थी या फिर और भी चीजें हैं कि पैसा कम हुआ नहीं थे, सिर्फ पैसा मिल रहा था मुझे? पता नहीं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक मैं जब भी, जैसे मैंने कहीं पे भी काम किया तो मैं मतलब 100% अपना काम में देता था, ठीक है, तो जो भी कर रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करता था जितना हो सके। तो जब तुम एक जगह पे जो भी कर रहे हो वो अपना सीख लेते हो, तो उसके बाद में इंटरव्यूज क्लियर करना आई थिंक इतना एटलीस्ट मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं था, क्योंकि तुमको वही डीएसए, वही सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हर बार पढ़ने हैं, वही सॉल्व करने हैं, सिस्टम डिजाइन हर बार वही है, तो क्यों ना इनको एक बार में ही अच्छे से क्लियर कर लिया जाए। प्लस मेरे जो दोस्त लोग थे उन लोगों ने भी काफी हेल्प करी, तो वो लोग, जैसे मैं उनको बोलता था कि मॉक इंटरव्यूज कर लेते हैं, तो मॉक इंटरव्यूज के लिए वो रेडी हमेशा रहते थे। तो हुआ क्या कि इस पूरे प्रोसेस में इंटरव्यूज को कैसे देना है अलॉन्ग विद टेक्निकल स्किल्स, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गया मेरा। कि जब इंटरव्यू में मैं बैठा हूँ तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं होता था कि मैं शायद इंटरव्यू की वजह से नर्वस हूँ, या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि लोग नर्वस होते हैं तो 100% नहीं दे पाते, तो इंटरव्यूज में मेरे को कभी वैसा फील होता नहीं था, क्योंकि मैंने मॉक इंटरव्यूज अपने दोस्तों के साथ में दे रखे होते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू में प्रॉब्लम डिस्कस करी है, सेम प्रॉब्लम उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में पूछ ली है। तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे कोड करने का हो गया, तो मैं अपने क्लॉक के हिसाब से काम करता था कि अगर 45 मिनट का इंटरव्यू है, 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है डीएसए की, तो एक प्रॉब्लम को हम लोगों को अराउंड 20-22 मिनट मिलते थे सॉल्व करने को। तो मेरा टारगेट रहता था कि 6-7 मिनट में प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देना है, 2-3 मिनट में प्रॉब्लम को ड्राई रन करके बता देना है, और कोड लिखने में 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद में उसको, जो इंटरव्यूअर है सामने, उसको कोड एवेलुएट करने के लिए देना है, उसके कुछ टेस्ट केसेस रन कर लेने हैं, और बाकी तो ये टोटल मिला के, और बफर भी लेके चलता था कि अगर 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए तो मतलब मेरी इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे फर्क ना पड़े। तो ये मिनट्स का खेल जो था ना, अगर आप मॉक इंटरव्यूज देते रहोगे तो आप हर मिनट को बेसिकली, मतलब हर मिनट की अकाउंटेबिलिटी रखते हो ऑन दी क्लॉक की। अगर 1 मिनट इधर गया तो मैं अपने आप को वैसे ही मतलब प्रिपेयर कर रहा था। सेम चीज़ हम लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन में भी करी थी कि 45 मिनट्स में हम लोग देते थे कि कितना डीप हम लोग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं 45। हाँ, तो प्लस मेरे जो दोस्त लोग थे वो फीडबैक भी काफ़ी जेन्युइन रखते थे, मतलब उसको शुगर कोट नहीं करते थे कि दोस्त है बुरा ना लग जाए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का सोचते थे। सही बात है। वो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको दिख भी रहा होगा। हाँ, और वो हमारे पूरे सर्कल में ही सेम रिजल्ट दिखने लगा कि सारे लोग एक साथ काफी ऊपर जाने लगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ मतलब फेक नहीं है या झूठ नहीं बोल रहे हैं या शुगर कोट नहीं करने पाते, जो भी है वो सच रखते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि इंडिया का जो वर्क कल्चर है और जो बाहर कंट्रीज का वर्क कल्चर है, डिफरेंसेस क्या रहता है, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? जैसे इंडिया में तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक पर्टिकुलर रोल से। बाहर कैसे सरकारी जॉब जैसे टीसीएस की? मतलब यार एक्चुअली में क्या है ना कि इंडिया में जो ये लेबर लॉज है वो उतने स्ट्रांग है नहीं। ऑन पेपर होंगे स्ट्रांग, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड उतना है नहीं। जैसे अगर इंडिया में ही देखो तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज बोलती हैं कि हम 45 आवर्स वर्क कराते हैं 9 to 5, लेकिन अगर जेन्युइनली देखोगे तो बंदा 9 बजे लॉग इन करके वही 6, 7, 8, 9 बजे तक लॉग आउट करता है। तो वो ऑन द पेपर तो है वो 45 आवर्स, लेकिन वो ट्रांसलेट जब ग्राउंड पे जाते हो तो वो ज़्यादा होता है, इन्फोर्स नहीं करती गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इकोनॉमी पर फोकस करना है, अगर गवर्नमेंट ये सब करने लगेगी अभी से तो सही बात है। हाँ, तो मतलब बाकी जो बाहर की कंट्रीज हैं जैसे नेदरलैंड्स हो गया, या जैसे मैंने कोरिया में भी कुछ टाइम काम किया था, तो वहाँ पे उन लोगों ने लॉज इन्फोर्स करके रखे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुकी है, उनके यहाँ उतनी पॉवर्टी है नहीं, हर एक की जो एक इंडिविजुअल इनकम है वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, तो ये लॉज इन्फोर्स कर पाते हैं वो। तो वहाँ बेसिकली बोल सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब टाइप हो जाती है, इवन दो आईटी की जॉब है, क्योंकि वहाँ पे मतलब लेबर लॉज स्ट्रांग है, फायरिंग नहीं कर सकते, ओवर टाइम नहीं करा सकते, ओवर टाइम करवाओगे तो पर आवर पे करना पड़ेगा जितना ओवर टाइम करवाया है। जैसे इंडिया में जॉब के साथ में ऑन कॉल आता है, लेकिन जैसे नेदरलैंड्स में जब मैं बुकिंग में था तो मैं ऑन कॉल अगर रहता था तो ऑन कॉल का पैसा अलग से मिलता था। हाँ,
तो मेरे को कभी बिजनेस आवर्स के बाहर जाना नहीं पड़ा। तो मोस्टली बिजनेस आवर्स में वही जो 10 से 4 या 3 तक काम रहता था, बस उतना ही काम 10 से 4 तो 8 घंटे की भी ड्यूटी नहीं हुई, घंटे की ड्यूटी हुई। हाँ, उसमें भी 1 घंटा 1.5 घंटा लंच निकाल दो, काम 4 घंटे में काम हो जाता था। तो जो अब वही है, जैसा है काम उस हिसाब से हम लोग कर लेते थे। मतलब उनका समय से कोई कह सकते हो कि समय पे फोकस नहीं था। जैसे उनको कोई फीचर रिलीज करना है, जैसे मैंने एक रिसेंट बुकिंग में मैं जो था पार्टनर पेमेंट्स में था, जो होटल मैनेजर्स होते हैं या दूसरे बंदे जो अपनी प्रॉपर्टीज लिस्ट करते हैं booking.com पे, तो उनको पे आउट भी करना होता है कि जो पैसा कस्टमर से आया, बुकिंग उसको होल्ड करता है कुछ टाइम, फिर उसको पे आउट भी करना है। तो पहले से एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशंस थे डिफरेंट बैंक से उन बंदों को पे आउट करने का, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वो सिस्टम डाउन होने की वजह से पे आउट रुक जाते थे। तो बेसिकली बुकिंग ने डिसाइड किया था कि हम कुछ नए बैंक से इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने जो था वो सिटी बैंक वाला इंटीग्रेशन कंप्लीट किया था। तो वहां पे मेरे से एक्सपेक्टेशन ये थी कि तुम भाई प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो, तुम सिटी इंटीग्रेशन को एंड टू एंड हैंडल करोगे, अब बाकी कितना घंटा लग रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। और यूजुअली वो, क्योंकि सबका ही माइंडसेट वैसा ही था जो भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे डिफरेंट टीम से, तो सभी मतलब इन्वॉल्व रहते थे, अपनी टाइमली अपडेट्स दिया करते थे, प्रोग्रेस बताने वगैरह वगैरह, तो कभी ओवर टाइम नहीं जाता था, चल जाता था। मुझे लगता है ऐसा यही एक रीजन है कि बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है। हाँ, ये भी एक रीजन है, इसी वजह से बुकिंग ने ऑफिस भी अपना इंडिया यार वहाँ काम कम कर रहे हैं लोग, इंडिया में ज्यादा काम करवाएं 10 घंटे, तो यहाँ के लोग कर भी लेंगे। अब मतलब ठीक है, अब एक टीम में भी जैसे तुम देखोगे तो कुछ एक इवन इन इंडिया एक टीम में एक बंदा होगा जो ज्यादा ऐसे अब एंड बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा है, एक बंदा होगा जो उतना वो कहता है कि भाई मैं 10 बजे लॉग इन करूंगा, मैं 5 बजे लॉग आउट करूंगा, मेरी खुद की भी फैमिली, मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो ऑब्वियसली उसकी उतनी ग्रोथ नहीं होती, मैनेजर की नजर में आ जाते हो कि भाई ये तो सपोर्टिंग 5 घंटे का ये सरकारी जॉब लेके बैठा है। तो जो भी है, मतलब हर चीज का अपना एक कॉन्सिक्वेंस है, बस वही है। अच्छा, तो ये वैसे रीजन है एक कि इंडिया में कंपनी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे लोग काम ज्यादा करते हैं? नहीं, मतलब ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी रीजन मैं नहीं बोलूंगा। क्या प्राइमरी रीजन है? आई थिंक टैलेंट पूल, रिसोर्सेज, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑफ लेबर, आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादा काम करवाना आई थिंक इज नॉट द प्राइमरी रीजन, आई थिंक। क्योंकि अगर जैसे नेदरलैंड्स में ही मैं देखूं तो वहाँ के जो स्टेम फील्ड्स के ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत कम होते हैं। स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अपने यहाँ तो ऑलमोस्ट हर गली में तुमने कहीं पत्थर फेंका तो एक इंजीनियर को लग जाएगा जाके। तो यहाँ पे तो एक बात ये भी है इसमें कि इंजीनियर को लग जाएगा, इसका मतलब बेरोजगार भी बाहर गली में घूम रहा है। नहीं, सही कह रहा हूँ, अगर काम होगा तो घर के अंदर ही होगा ना, जो भी है। मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन टैलेंट पूल इतना ज्यादा है यहाँ पे, चीजें थोड़ा सा फास्ट मूव करती हैं यहाँ पे, लोग इनोवेशन में बिलीव करते हैं, यहाँ पे टैलेंट पूल ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, गवर्नमेंट से सपोर्ट है, लो कॉस्ट ऑफ लेबर है, तो व्हाई नॉट, कंपनी सोचती है व्हाई नॉट। मेन रीजन मैं बता रहा हूँ, लो कॉस्ट ऑफ लेबर है। प्राइमरी रीजन नहीं हो सकता, मतलब प्राइमरी रीजन नहीं हो सकता लो कॉस्ट की वजह से, मतलब क्या बोले, क्योंकि अगर लो कॉस्ट की वजह से ऐसा होता तो सारी की सारी जॉब्स ट्रांसफर कर देते, लेकिन सारी जॉब्स नहीं करते। बहुत सारी कंपनियां मूव तो हो चुकी है ना, मतलब उनका इंडिया में तो हवसा बन गया है। तो आप कोई भी कंपनी देखो, इंडिया में इतनी वैकेंसी है ना जो बाहर शायद नहीं होंगी इतनी वैकेंसीज। हाँ, ये बात तो ट्रू है, क्योंकि कंपनीज इतनी ज्यादा आ चुकी है ना। और आप एक चीज भी देखोगे, जो ले ऑफ होते हैं वो इंडिया में कम होते हैं, बाहर ज्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अच्छा है ना, मतलब ऑब्वियसली लो कॉस्ट अगर है कंपैरेटिव, अगर कंपैरेटिवली लो कॉस्ट है तो क्या कहते हैं, फायर करने की जरूरत नहीं है ना, 2-3 क्वार्टर्स तुम सस्टेन कर सकते हो। लेकिन अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो 1 क्वार्टर भी हैंडल करना मुश्किल है। प्लस कंपनीज कभी कभी लॉस से बचने के लिए भी इंडिया में ओपन करती है। जैसे नेदरलैंड्स में एक लॉ है, लेबर लॉ, की तुम किसी को फायर नहीं कर सकते
अगर तुमको फायर करना है हाँ तो गवर्नमेंट को तुमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की एक बॉडी थी वर्क काउंसिल करके, हाँ तो वर्क काउंसिल इवेल्युएट करेगी। तो यू कैन नॉट फायर समवन बेस्ड ऑन एथनिसिटी, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन सेक्स, बेस्ड ऑन सेक्स ओरिएंटेशन, व्हाटएवर जो भी है, इसके बेस पे फायर नहीं कर सकते। अगर फायर करना है तो तुमको कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हाँ और अगर वो तुमने फायर कर दिया तो क्योंकि वहां पे एक लेबर लॉ स्ट्रांग है, इवन दो इफ द कंपनी फायर्स अ कैंडिडेट, तो उसको गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ते हैं विच इज इक्वल टू द सैलरी। तो अगर लेट्स से मेरे को वहां फायर कर देते हैं तो नेदरलैंड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब तक कि मेरे को नेक्स्ट जॉब नहीं मिल जाती तब तक जितनी मेरे को सैलरी मिल रही थी उतनी गवर्नमेंट मेरे को देगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इस वजह से कंपनीज को जो डिसीजंस लेने होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ लेने होते हैं। हाँ। तो जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी कि अगर मान लो कोई एक बैड हायर है जो सही से परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, उसके बाद भी उसको फायर नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कंपनी का नुकसान है। इस वजह से इन सब चीजों से बचने के लिए भी इंडिया में आ जाता है। नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसे में जो पहले कंपनी में था, मतलब नॉट करंट कंपनी, पहले जो कंपनी में था तो उसमें था ये ऐसा कि हमारी टीम में एक बंदा था, तो मेरे मैनेजर वगैरह बोलते थे कि यार मतलब जो बंदा हमने हायर किया था पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, कहते ही नहीं इस टाइप के बंदे मत हायर करो, क्यों? थोड़े अपने टाइप के बंदे हायर करो, क्योंकि एक तो उसको इशू आता था, वो कुछ ही पहन के चला आता था, तो उन्हें लगता था कि यार ये मतलब इसका मतलब वो नहीं है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, और इसको इशू आता है बोलने में भी, है ना। तो उन्हें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने में इशू आता है, तो उन्हें लगता था कि यार इसको हायर मत करो और बंदे हायर किया करो। तो हमने बोला ऐसा भी होता है क्या भाई कंपनी? ये चीजें बाद में पता चलता है कि कंपनी में जाके कि यार ये चीजें ये भी प्रेफरेंस रहते हैं लोगों के रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार प्रोजेक्ट में हम सारी लैंग्वेज एक बोल रहे हैं, ये बंदा दूसरी बोल रही है, इसके चक्कर में हम अपनी लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ रही है, सबको चेंज करनी। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इशू आता था। अच्छा, एक चीज, आपको ऑलमोस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है आईटी जर्नी में, लाइफ में कितनी चेंजेस आए स्टार्टिंग से अब तक, है ना? मतलब कि पहले लाइफ ऐसी थी यार, अभी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है ना। मैं इन टर्म्स ऑफ बोल रहा हूँ लर्निंग में, कि पहले यार हम कोई भी चीज समझने में हमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है, बट अभी हमारे लिए बहुत इजी होगा। अगर हम कुछ नई चीजें सीखना भी चाहेंगे ना, तो पहले अगर हम 4 महीने लेते थे, शायद अभी 1 महीने में काम हो जाता होगा। ऐसा कुछ लगता है आपको चेंजेस हुए? यार कैसे बताऊं, तो जब करियर स्टार्ट किया था तो सैमसंग में था मैं, ठीक है। तो उस टाइम में मोबाइल वाले इकोसिस्टम में जाना कि जैसे आप कोई ऐसा फोन लॉन्च नहीं कर सकते जो फट जाए मार्केट में। सही बात है, क्योंकि जैसे आपकी वेबसाइट फट जाती है तो इट्स ओके, मान लो डाउन है वेबसाइट या पेमेंट फेल हो रहा है, चलता है। लेकिन अगर आपका फोन फट जाए, बैटरी गर्म हो जाए, तो इट बिकम्स अ ग्लोबल न्यूज, है ना। करेक्ट। तो उसकी वजह से सीन क्या होता है कि जो मोबाइल कंपनीज की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो मोस्टली हम लोगों को जो कॉलेज में पढ़ाई गई थी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स होती है कि वाटरफॉल हो गया, आइटरेटिव हो गया, एजाइल हो गया, ये सब जो होते हैं, ये सब काम करते हैं जो तुम्हारी प्रोडक्ट कंपनीज हैं जहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम मार्केट से वापस नहीं, मतलब वापस ले सकते हो, उस पर आइटरेट कर सकते हो बहुत इजीली। लेकिन फोन कंपनीज में ये जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है बहुत डिफरेंट होती है। तो इसके लिए एडजस्ट करना, ऑल्दो एट द एंड ऑफ द डे इंजीनियर को कोड लिखना है, उसको और कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको ओवरऑल इकोसिस्टम में अपने आप को बेसिकली लाना पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो वो सीखने में एक समय लगा था। बाकी मोरलेस टेक्नोलॉजीज को सीखने में तो आई थिंक उतना ही टाइम लगता है। पहले हम लोग खुद, बस ये हुआ है कि ओवर द टाइम पैसा आने से पहले, जैसे अगर मैं कोई चीज़ गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ ली, लीड कोड से पढ़ ली या कहीं और पढ़ ली, अब मैं उसका डायरेक्टली कोर्स खरीद लेता हूँ कि इधर उधर ढूंढने का समय इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली फिंगर टिप पे मिल जाता है, बस इतना, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आपने पैसे की बात की तो मैं जानूँ, एक चीज़ बताऊँ मुझे, पैसा आने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आ जाते हैं, मतलब लगता है क्या इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? यार पैसा आते ही स्पेंडिंग
जो पावर है वो चेंज होनी स्टार्ट होती। तो जैसे हम लोग जब इनिशियली जॉब करनी स्टार्ट की थी तो फोकस रहता था कि कैसे सेविंग्स करें, अपना रेंट कैसे पे करें, अपना खाने पीने का कैसे करें, इधर उधर घूमने का करें। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला कि यार ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, काम करते हैं बाइक ले लेते हैं। हाँ। फिर लगा यार एक अपना पर्सनल लैपटॉप ले लेते हैं, पुराना वाला ख़राब हो गया है। फिर आता है कि यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं वहाँ। तो वो ऐसे स्पेंडिंग पावर जो है वो स्लोली बढ़ती रहती है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहता है बस। और इससे आगे चेंज होता है। और आई थिंक पैसे का मतलब मेरे हिसाब से यही हुआ है कि फिर तुम थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट कर देते हो अदर देन नेसेसिटीज़। फिर तुम हॉबीज़ में इन्वेस्ट करते हो। जैसे पैसा आने के बाद मैंने गिटार लिया, गिटार सीखना स्टार्ट किया। फिर मैं क्रिकेट खेलने जाता था, बैट वगैरह खरीदा। क्रिकेट ग्राउंड पे खेलने के पैसे मैंने कभी दिए नहीं थे जब तक मैंने जॉब नहीं करी थी। फिर पैसे तुम मतलब ये वो खर्चे जो हम खुद बनाते हैं वो क्योंकि पैसा आ गया, बाकी इससे पहले कोई ऐसा वो नहीं है। तो वही जैसा जैसे जैसे पैसा आता रहता है वैसे वैसे लाइफस्टाइल चेंज होता रहता है। ओके, जब हमने जॉब छोड़ी थी घर वालों के रिएक्शंस क्या थे कि भाई क्यों छोड़ रहा है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है? घर वालों को मैं कुछ बताते नहीं। घर वालों को मेरे आज तक ये भी नहीं पता कि ये कितना कमाता है, इसकी सैलरी क्या है। हाँ, उनको बस ये पता है अभी ये इस कंपनी में काम कर रहा है, अभी ये अपनी कंपनी में कर रहा है, अभी ये कुछ नहीं कर रहा, बस इतना पता होता है। बाकी बस घर वालों को क्या है कि बस लड़के की हेल्थ सही रहे और क्या है। और इससे कहते नहीं शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। अरे तो मेरे 2 बड़े भाई भी है ना, तो शादी तो उनकी पहले हो। उनकी नहीं हुई क्या? अभी तो बच्चे हो भाई आप तो 2 साल है ना एटलीस्ट कि एक साल में निपटेंगे तो 2 साल तो है ही है। ये फायदा है, पता है छोटा होने का फायदा है कि जैसे छोटे होते हैं ना तो उतना प्रेशर नहीं रहता है कि शादी करनी है ये वो। पहले बड़े वालों की होगी, उनको प्रेशर रहता है, अब अपनी होगी जाके। नहीं, बट अगर किसी छोटे के ऊपर वालों में सबकी शादी हो गई होगी तो फिर प्रेशर रहता है। तुम्हारी हो गई, मेरे ऊपर प्रेशर है। मतलब हाँ लगता है कि एज हो गई है तो वो सारी चीजें रहता है कि भाई चलो ठीक है, मतलब करना भी चाहिए। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? यार बहुत हैवी क्वेश्चन है क्योंकि हर इंसान का सक्सेस का जो मेजर है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे किसी को पैसा चाहिए सक्सेस के फॉर्म में, कोई अपने मान लो किसी को किडनी स्टोन हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सक्सेस होगी कि मैं कैसे बस अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लूँ। किसी के लिए होता है कुछ और। मेरा है बस कि लाइफ में कभी फिजिकली ग्रोथ होती रहनी चाहिए, कभी मेंटली ग्रोथ होनी चाहिए। वो नहीं हो रहा है तो स्पिरिचुअली होती रहनी चाहिए, बस ग्रोथ होनी चाहिए। बाकी तो जहाँ मुझे लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ मैं भाग जाता हूँ। पैसा में ध्यान देता है कि पैसा दे भी रहे हैं क्योंकि पैसा तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाना है। तो अगर इन 3 चीज़ों के पैरामीटर पे कहीं पे भी एक जगह अगर मेरी ग्रोथ रुक गई, जैसे कुछ कंपनीज 8-9 घंटे तो बेसिक तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो तुम इन्वेस्ट करोगे। फिर पूरा दिन इन्वेस्ट करने के बाद में यार जिम करने का या फिजिकल एक्टिविटी करने का समय नहीं बचता। तो तुम इवेंचुअली कर क्या रहे हो, अपनी एक्टिविटी जो तुम्हारी एक्टिविटीज हैं उनको रिड्यूस कर रहे हो, तो तुम वेट गेन होगा ये वो, तो उससे हेल्थ हो रही है मेरी डिक्लाइन। चलो ठीक है एक चीज डिक्लाइन हो रही है लेकिन जो 2 फैक्टर बचे वो ऊपर जाने चाहिए। तो एटलीस्ट 2 फैक्टर मेरे ऊपर जाने चाहिए। अगर वो ऊपर है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ हाँ मेरी ग्रोथ हो रही है। अगर एक ऊपर जा रहा है एक भी नहीं जा रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ कंपनी की। मतलब किसी भी तरीके से ग्रोथ होती रहनी चाहिए बस ये। आगे में कभी ये चलता है कि जैसे मेरे को पहले 1 करोड़ का पैकेज मिलता था, अभी मैं 80 लाख के पैकेज पे किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ यार, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए? नहीं यार मतलब मैं ऐसे मेरा माइंडसेट ही डिफरेंट रहता है। जैसे मैंने पहले जॉब करी थी तो वहाँ पे जो भी कमा रहा था तो मैंने अपना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, कहीं कुछ खरीद लिया, कुछ एसेट्स खरीद लिए, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, तो उनके अब रिटर्न्स भी दिखने मेरे को स्टार्ट हो गए। तो मुझे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटायर ही हो जाता हूँ इस एज में, गाँव में चला जाता हूँ। तो पैसा काम तो चली जाएगा। तो इतना है कि चल जाएगा। तो मेरे मन में उस तरीके के थॉट्स आते ही नहीं कि पहले मेरा इतना था अभी इतना है या अब इतना हो गया है, ये मैं सोचता ही नहीं, ये आता ही नहीं मन में। बस ये है कि जहाँ भी काम कर रहा हूँ वहाँ के लोग अच्छे हों, उनके साथ बॉन्डिंग होती रहे, एक कहते हैं ना कि क्लोज्ड कम्युनिटी बनी रहे, लोगों के साथ में आइडियाज एक्सचेंज होते रहे,
कुछ नया सीखने को मिलता रहे, यही चाहिए और क्या चाहिए। पैसा तो जस्ट एक वो है लाइफ गुजारने का। ओके, अभी मार्केट में कौन सी टेक ट्रेंड में चल रही है कि लोगों को जाना चाहिए, आप सजेस्ट करोगे भाई इसमें चला जा, अच्छा फ्यूचर है और डिमांड भी अच्छी है, जॉब इजी मिल सकती है और आगे तुम वो कर सकते हो, अपने आप पे स्किल कर सकते हो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में। कौन सी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है कि हाँ ये इनका सही चलेगा आगे चल के? मैंने मोस्टली अपना करियर जो है वो बैकएंड इंजीनियरिंग में ही दिया है, तो मेरा हमेशा से बायस रहता है बैकएंड के लिए कि मैं सबको ही बोलता हूँ कि बैकएंड करो, क्योंकि उधर इवन जो LLMs है वो आज बैकएंड को उतना नहीं कर पाते, जबकि उन्होंने फ्रंट एंड जो है वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, उसका काफ़ी मतलब जो बोलो कि तुम अगर प्रॉम्प्ट देते हो तो उसके बाद वो एक सर्टेन लेवल तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो आई थिंक वो SD1 और SD2 एंट्री लेवल वाला वो काम कर लेता है। तो अगर अभी के हिसाब से बोलूं तो आई थिंक बैकएंड इंजीनियरिंग इज सेफ, काफ़ी सेफ है। प्लस अभी बिकॉज AI आ गया तो इतना डेटा जनरेट हो रहा है ना, इस डेटा को प्रोसेस करना, इस डेटा से नई फाइंडिंग्स निकालना, तो डेटा इंजीनियरिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, ये कुछ सर्टेन फील्ड्स है जो मेरे को लगता है कि और ज़्यादा होंगे आगे जाके बूम। प्लस ऑब्वियसली AI इंजीनियर हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गई, ये तो चलते ही रहेंगे, ऑब्वियसली ये भी ग्रो हो रहा है। हाँ, प्लस कैसे करके कंपनीज में तुम लेट्स से एजेंटिक मॉडल्स को यूज़ करके कैसे कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलरली सॉल्व कर सकते हो, और बस यही है। मतलब बाकी तो जो हमारे एडहॉक है जैसे फ्रंट एंड इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, जो बाकी है वो तो ठीक है। मतलब ये जो है ये पर्टिकुलरली बूम करेंगे जो मैंने पहले बताया। तो मोस्टली आप बैक एंड को ही सपोर्ट ज़्यादा करोगे, इसमें डिमांड ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि AI को खुद को अगर अपने आप को स्केल करना है तो AI अपने आप को स्केल नहीं कर सकता, उसके लिए बैक एंड इंजीनियरिंग चाहिए है। करेक्ट। तो कोई एक पर्टिकुलरली ऐसा फील्ड देखो जो AI को आगे ले जाने में हेल्प करेगा, आई थिंक उसमें बैक एंड इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से। तो बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज पे ज़्यादा आप फोकस करना चाहोगे कि ये सीख लो भाई, ये बहुत बढ़िया है? आई थिंक जावा इज वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब वाइडली एक्सेप्टेड है। कुछ सिस्टम्स हैं वो गो में भी हैं अभी, जो चाहते हैं कि उनका सिस्टम थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंट रहे, लाइट वेट रहे। Node.js हो गया, तो आई थिंक जावा, गो, Node.js और पाइथन, इनमें से एटलीस्ट एक लैंग्वेज तुमको आनी चाहिए जिसमें तुम बैकएंड का एक कोड कर सको, मतलब एटलीस्ट 1-2 API बना सको कि API कॉल हो, उससे कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर तुमको थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए कि कैसे इसमें सर्वर्स कैसे आप होता है, सर्वर की इम्पोर्टेंस क्या है। कल को तुमसे अगर कोई लिखने बोल दे कि तुम अपना सर्वर लिख सकते हो, तो तुमको 1 सेकंड के लिए हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर तुम एक लैंग्वेज सीख रहे हो देन यू शुड नो इन डेप्थ कि बेसिक्स क्या है इस लैंग्वेज के, एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्या चीज़ें सॉल्व करी जा रही हैं एग्जिस्टिंग लेट्स से मार्केट में। जैसे अगर जावा को देखो तो जावा में अपना एक सर्वर होता है, जावा सिक्योरिटी हो गया, जावा में तुम्हारा ORM टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें किसी ने लिखी हैं। लेकिन अगर तुम लेट्स से इफ़ यू क्लेम कि तुम एडवांस जावा जानते हो तो तुम क्या ये तुम लिख सकते हो? अगर तुम लिख सकते हो देन डेफिनेटली तुम्हारे लिए हेल्प करेगा। प्लस जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो उसको यूज़ करके ओपन सोर्स में भी कॉन्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो, तो और क्या, बस इतना सफिशिएंट है आई थिंक। ओके, हमारी ऑडियंस जो देख रही है आपको क्या एडवाइस करोगे जो लोग पैसा देख के कंपनी चेंज कर देते हैं? पैसा देख के कंपनी चेंज कर देते हैं। आई थिंक ये मतलब इंडिविजुअल डिसीजन है। मतलब हम इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अगर किसी ने चेंज करने का मन बना लिया है, उसने अपनी करंट जो भी उसकी सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से डिसीजन बनाए, बट इन जनरल जस्ट पैसे को नहीं देखना चाहिए। कंपनी का वर्क कल्चर देखना चाहिए, कंपनी के रिव्यूज पढ़ लो, अगर कहीं ऑप्शन है अवेलेबल, जैसे रेडिट हो गया और दूसरे प्लेटफॉर्म भी है। कंपनी के रिव्यूज पढ़ने के बाद में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर, स्पेसिफिकली तुम जिस पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हो,
प्लस प्रमोशन कितना फास्ट होता है, तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी ग्रोथ फ्यूचर में कितनी हो सकती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी डिक्लाइन पे तुम उसको ज्वाइन करना चाहोगे, ऑब्वियसली नहीं करना चाहोगे। तो मतलब यही सर्टेन फैक्टर्स होते हैं। जस्ट पैसा नहीं देखना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख लेना चाहिए कि हाँ भाई एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई नीड द वर्क लाइफ बैलेंस। अभी मैं 10 घंटे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 6-7 घंटे ही कर सकता हूँ। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे, मेरे को उनको भी देखना है, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, जो भी है। तो जस्ट पैसे को नहीं देखना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सबको इवेल्युएट करना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए हाँ कि अब मेरे को स्विच कर लेना चाहिए यहाँ से। ओके, एक और चीज, बहुत सारे लोग डाउट्स रहते हैं कि स्टार्टअप से ऑफर आ रहा है या फिर एक टेक बड़ी कंपनी से ऑफर आ रहा है। हाँ, आप क्या सजेस्ट करोगे एज अ फ्रेशर, या अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, स्टार्टअप या फिर टेक बिग कंपनीज? मतलब ये डिपेंड करता है आई थिंक एक्सपीरियंस पे, कि तुमको कितना एक्सपीरियंस है। अगर तुम फ्रेशर हो, जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट हो, देन यू शुड गो फॉर स्टार्टअप। भले ही थोड़ा बहुत पैसा कम भी मिल रहा है, इट्स ओके, क्योंकि तुमको स्टार्टअप में एक हैट नहीं पहननी पड़ेगी। ऑल्दो यू आर हायर्ड फॉर contributions in backend engineering, but you'll have to wear multiple hats। फिर तुमको हो सकता है डेटा में भी सपोर्ट करना पड़े, सिक्योरिटी में सपोर्ट करना पड़े, हो सकता है तुम्हें दूसरे बंदों को मेंटर करना पड़े who are on the same level, not just your juniors। तो स्टार्टअप में जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, जिसको यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ सैलरी स्लिप, कि तुम्हारी सैलरी स्लिप पे इतनी सैलरी आई है, दैट मीन्स ये स्टार्टअप इतना अच्छा है, उसको तुम मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी जैसे अपनी जर्नी से देखूं तो आई थिंक स्विगी जब मैंने ज्वाइन किया था तब 6 साल भी नहीं हुए थे, ठीक है, तो फेयरली न्यू स्टार्टअप। लेकिन स्विगी में जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां पे मेरे को एक जस्ट बैकएंड इंजीनियरिंग नहीं करना था, थोड़े ही टाइम में मेरे को डेटा इंजीनियरिंग में भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ा, थोड़े टाइम में मेरे को डेटाबेसेस देखने पड़े, सर्विसेज को कैसे मैं आप रखूं, फिर मेरे प्रोडक्ट में कैसे देखूं, फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को जो मेरे जूनियर से मेरे को उनको ऑनबोर्ड कराना है सिस्टम में, फिर मेरे को पूरा सिस्टम जानना, एटलीस्ट मेरी टीम और मेरे आसपास की टीम। तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल ग्रोथ थी मेरी, वो बहुत बहुत मेरे को ऐसा फील हुआ एक्सपोनेंशियल लेवल पे थी। एज लॉन्ग एज कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, अगर वही नहीं चाहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो है। ओके, आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए कि भाई ये चीज़ें कर लो यार और चिल रहा करो जिंदगी में? यार बैकएंड इंजीनियरिंग आई थिंक बूम करेगा आगे, बैकएंड इंजीनियरिंग पे फोकस करो, मतलब डीएसए प्लस बैकएंड दोनों का बैलेंस रखो। अगर डीएसए 50 है तो डेवलपमेंट भी 50% रखो, तो उससे होगा कि तुम एक मतलब ओवरऑल तुम एक अच्छे इंजीनियर बनोगे। तुमको लॉजिक बनाना आता है, तुम कोड कर लेते हो, एंड देन यू ऑल्सो नो दी टेक्नोलॉजी इन डेप्थ। मैं बोलूँगा कि बैकएंड इंजीनियरिंग पे फोकस करो, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। ऑब्वियसली जॉब सबकी लग जाती है, ये बात हमेशा याद रखो। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तुमसे बुरे की जॉब लगी है और फ्यूचर में तुमसे बुरों की लगेगी, तो इतनी मतलब स्ट्रेस का कोई फायदा है नहीं। आई थिंक बस बैकएंड इंजीनियरिंग पे फोकस रखो, जो भी सीख रहे हो उसको थोड़ा सा इन डेप्थ सीखने की कोशिश करो। बाकी ऑल यू कैन डू इज डू एफर्ट्स, तो तुम बस वो अपने एफर्ट्स देते रहो, बाकी रिजल्ट्स तो इवेंचुअली दिख ही जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच अजय हमारे चैनल पर आने के लिए। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, और पर्सनली मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा ऑल्सो भी क्योंकि ऑन कैमरा हमने बहुत बात की है, तो ऑफ कैमरा भी हमने बहुत सारी बातें की हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अजय से कनेक्ट करना है तो लिंक्डइन आईडी में मेंशन कर दूंगा, आप अजय से कनेक्ट कर सकते हो। कोई कमेंट अगर आप करते हो, अगर अजय को टाइम मिला तो आपके कमेंट की रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं कर दूंगा, मेरे को टाइम बहुत है। बाय गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।